मिशन ज्ञान और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं संदीप शर्मा सभी विद्यार्थियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं 12वीं अकाउंटेंसी और उसका जो चैप्टर नंबर 2 है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उससे रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स है वो हमने क्लियर कर लिए हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। पिछला जो अपना सेशन था वो था ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, जिसमें हमने दो विधियों के बारे में चर्चा की थी। एक तो जो आपकी साधारण औसत विधि होती है और दूसरी होती है आपकी अधिलाभ विधि, जिसके आधार पर आपको जो साझेदार प्रवेश करता है उसके ख्याति का आपको वैल्यूएशन करना पड़ता है। क्योंकि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि नया साझेदार है वो संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूंजी लेके आता है और लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए ख्याति की राशि है वो लेके व्यापार में आता है। और उसी के आधार पर जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लेके आता है तो पुराने साझेदारों या त्याग करने वाले साझेदारों के मध्य त्याग के अनुपात में बांटी जाती है। इट्स मीन्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो के जो अनुपात होता है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, यहां तक अपनी चर्चा हो गई थी। अब एक और महत्वपूर्ण विधि, क्योंकि ये तीनों ही विधियां महत्वपूर्ण है, चाहे आपका कंपटीशन एग्जाम हो चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो, यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इन तीनों चीजों का कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी होता है। अगर अकाउंटेंसी में कंपटीशन एग्जाम में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है तो यहां से पूरा बनने की संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन छोटा बनता है और उसके आंसर के लिए जो विद्यार्थी है उसको दिमाग लगाना पड़ता है। बिना दिमाग के उसका आंसर वो सही तरीके से नहीं दे पाता, क्योंकि उसे सोचना पड़ेगा क्या इसका आंसर होता है और उसकी कैलकुलेशन भी उसे करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए? तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे उस एक महत्वपूर्ण और विधि से जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। इसलिए फटाफट से आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लेना है और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर देना है, ताकि फटाफट उन विद्यार्थियों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। हम हर तरीके की क्लासेज है वो आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। साथ में आपको मोटिवेशनल जो भी चीज होती है उसके द्वारा हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं उस थंबनेल के अनुसार हम आज के इस सेशन में कुछ क्वेश्चन आंसर है उसमें भी चर्चा करेंगे और साथ में आपका जो ख्याति के मूल्यांकन की तीसरी विधि है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए बढ़ते हैं आगे। देखो आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने कौन सी है, पूंजीकरण विधि। कौन सी है? पूंजीकरण विधि, जिसकी हमने चर्चा की थी कैपिटलाइजेशन मेथड। ये होती है पूंजीकरण विधि। अब देखो इसमें हम क्या क्या देखेंगे कि इस विधि से ख्याति का मूल्यांकन दो प्रकार से किया जाता है ना। अभी आपने जो एक साधारण औसत विधि देखी थी और एक आपकी अधिलाभ विधि थी, इन दोनों में क्या था, एक ही विधि काम में आ रही थी। अब यहां पे देखो ये है जो आपकी पूंजीकरण विधि है उसमें ख्याति का मूल्यांकन दो विधियों से होगा। एक तो आपका होगा औसत लाभ की पूंजीकरण विधि, जो अपनी पहली विधि थी ना, इसको और दूसरे किस नाम से जानते हैं? औसत लाभ, है ना, औसत लाभ की पूंजीकरण विधि। तो जो पहली और दूसरी विधि है उसका मिक्स रूप अभी आपको जो पूंजीकरण विधि है कैपिटलाइजेशन मेथड है उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब जो पहली विधि है वो आपकी है औसत लाभ का पूंजीकरण विधि और दूसरी है वो अधिलाभ का पूंजीकरण विधि जो आपके सामने है। हमने पिछली क्लास में इन दोनों ही मेथड पे चर्चा की थी कि किस तरीके से आपको औसत लाभ विधि है वो काम में लेनी है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पिछले 5 वर्षों का जो लाभ होता है, 4 वर्षों का लाभ होता है, 3 वर्षों का लाभ होता है, उसको टोटल करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स का भाग दे देंगे, जो भी औसत आएगा उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से गुणा कर देंगे तो आपकी औसत लाभ विधि आ जाएगी। और अधिलाभ के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था कि उसमें आपको औसत लाभ भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और सामान्य लाभ भी कैलकुलेट
करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला अपन ने लिखा था औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, और वहां से हम अधिलाभ की कैलकुलेशन कर रहे थे। अब इसमें ये दोनों मेथड है वो आपको कंबाइंड रूप से काम में लेनी है, औसत लाभ की पूंजीकरण विधि और अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। ठीक है, अब इन दोनों, ये दो मेथड हो गए, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड के दो भाग हो गए। एक तो औसत लाभ के आधार पर आपको ख्याति का मूल्यांकन करना है, और एक आपको अधिलाभ की पूंजीकरण विधि के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना। अब देखो इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, पहली मेथड बता रखी है औसत लाभों का पूंजीकरण विधि, है ना। औसत लाभ यानी एवरेज प्रॉफिट है कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना। इसमें क्या होता है, इस विधि में ख्याति का मूल्य प्रतिफल की सामान्य दर के आधार पर, है ना, इस विधि में क्या होता है, जो ख्याति का मूल्य है, ख्याति का मूल्य है वो सामान्य दर के आधार पर औसत लाभ के पूंजीकृत मूल्य में से व्यवसाय में विनियोजित वास्तविक पूंजी, यानी जो आपकी शुद्ध संपत्तियां होती है ना, निवल यानी शुद्ध परिसंपत्तियों में से घटाकर निर्धारित किया जाता है। यानी इसमें अपन को क्या करना है, जो सामान्य दर होती है ना उसके आधार पर जो अपने पास औसत लाभ होगा उसको हम क्या करेंगे, पंजीकृत मूल्य में कन्वर्ट करेंगे, और उसमें से फिर क्या करेंगे, जो आपकी नेट एसेट्स है वो इसमें से लेस कर देंगे, है ना। तो इसमें ख्याति का जो आपका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ख्याति यानी गुडविल बराबर आपका क्या होगा, इसमें होगा आपका पंजीकृत मूल्य, पंजीकृत मूल्य माइनस पंजीकृत मूल्य माइनस आपकी निवल परिसंपत्ति। निवल का मतलब होता है शुद्ध परिसंपत्ति मान लो या संपत्ति मान लो, शुद्ध परिसंपत्तियां, पंजीकृत मूल्य माइनस निवल परिसंपत्तियां। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा ख्याति का मूल्य। यानी इसमें आपको औसत लाभ के आधार पर, जो आपका औसत लाभ होगा उसके आधार पर आपको पंजीकृत मूल्य है वो ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, औसत लाभ के आधार पर। अब पंजीकृत मूल्य कैसे आएगा, तो इसका फॉर्मूला अपन देख सकते हैं कैसे होगा। पंजीकृत मूल्य बराबर औसत लाभ, पंजीकृत मूल्य बराबर औसत लाभ मल्टीप्लाई 100 बटे NRR यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य प्रत्याय दर, है ना। इसको सामान्य प्रत्याय दर भी कह सकते हैं। यानी पंजीकृत मूल्य आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई 100 बटे NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी सामान्य प्रत्याय दर, है ना। ये आपको काम में लेना। तो ये आपका जो तरीका होगा किसके आधार पर, जो आपकी कैपिटलाइजेशन मेथड है उसके दो तरीके होते हैं, एक तो औसत लाभ के आधार पर और एक अधिलाभ के आधार यानी सुपर प्रॉफिट के आधार पर। तो अगर औसत लाभ की बात आती है, आपको एग्जाम में औसत लाभ दिया होता है, तो आपको ये जो तरीका वो अपनाना है। आपकी निवल संपत्तियां वो कैलकुलेट करनी है और आपका पंजीकृत मूल्य है वो घटाना। निवल यानी जो आपकी शुद्ध परिसंपत्तियां कौन सी होगी, शुद्ध परिसंपत्तियों में आपकी टोटल एसेट्स में से घटा देंगे आपके लायबिलिटीज वगैरह, तो आपकी नेट एसेट्स आ जाएगी। इसका फॉर्मूला भी अपन देख लेते हैं। तो ये बात तो मेरे हिसाब से क्लियर होगी कि औसत लाभ की पूंजीकरण विधि है वो आपके औसत लाभ के पहले उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, पंजीकृत मूल्य में कन्वर्ट करेंगे, और उसमें से अपन पंजीकृत मूल्य होगा उसमें आपकी जो एसेट्स है वो लेस कर देंगे, तो अपने पास गुडविल आ जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या चर्चा कर सकते हैं, देखो इसके कुछ चरण है, उसके चरणों के अनुसार अपन को कैलकुलेशन करनी है ना। तो पिछले औसत लाभ कैसे कैलकुलेट होगा, तो पिछले कुछ वर्षों का कार्य संपादन के आधार पर अपनों को औसत लाभ निर्धारित करना है। जैसे मैंने बताया कि जैसे 5 वर्ष है, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 5 वर्ष हो गए। मान लो इस साल 40,000 लाभ था, इस साल 60,000 था, इस साल मान लो 70,000 था, इस साल मान लो 30,000 था, है ना। इस साल मान लो आपका कितना था, 1 लाख था,
है ना। अब इसका टोटल कर लेंगे तो ये हो गया 1 लाख, 2 लाख और ये 3 लाख, है ना। और एक ईयर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, अब ये 5, तो 3 लाख में 5 का भाग दिया तो 6, यानी 60,000 रुपये। ये 60,000 क्या आ गया, आपका औसत लाभ आ गया। और इस औसत लाभ के आधार पर आपको पंजीकृत मूल्य कैलकुलेट करना है। तो अभी मैंने लिखा है फॉर्मूला, है ना, देखो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है अभी, है ना। क्या लिखा है, पंजीकृत मूल्य औसत लाभ मल्टीप्लाई 100 बटे सामान्य प्रत्याय दर। तो ये फॉर्मूला आपको काम में, यानी 60,000 के आधार पर हो जाएगा, है ना। आगे तो ये निश्चित करेंगे। फिर क्या कह रहा है कि प्रतिफल की सामान्य दर के आधार पर औसत लाभ के पंजीकृत मूल्यों को निम्न प्रकार ज्ञात करेंगे। ये आपका फॉर्मूला यहाँ काम में आने वाला, ये फॉर्मूला हो जाएगा जो मैंने लिखा भी दिया और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यानी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बटे NRR, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, प्रतिफल की सामान्य दर जो आपको उस क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी, उसके आधार पर इसका कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, क्लियर है, सारी बात क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में कोई छोटा क्वेश्चन बनता तो यहां से इजीली बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहां से बनता। तो पहले आपको क्या करना है कि आपको औसत लाभ कैलकुलेट करना है और औसत लाभ के आधार पर आपको पंजीकृत मूल्य है वो आपको कैलकुलेट करना। इस तरीके से आपका औसत लाभ आपने औसत विद्या आपने की है। अगर जिन विद्यार्थियों ने नहीं की है, जो हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, उनके लिए हमने पार्टनरशिप के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, वहां से तुरंत वो उस वीडियो को देख के पीछे की सारी चीजें, सारी गाथा है वो आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे और क्या है, कुल परिसंपत्ति, जो आपकी जो नेट असेट्स है ना, नेट असेट्स है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो देखो कुल परिसंपत्ति जिसमें आपको ख्याति को छोड़कर, है ना, में से जो बाह्य दायित्व है ना, आउटसाइड लायबिलिटीज है, वो घटाकर व्यवसाय में विनियोजित फर्म की वास्तविक पूंजी यानी नीवल असेट्स है वो ज्ञात अपन को करनी है। इस तरीके से ज्ञात करनी है, फर्म की पूंजी यानी कुल परिसंपत्तियां जिसमें ख्याति व अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों को छोड़कर माइनस ये माइनस दे रखा है, माइनस बाह्य दायित्व यानी आउटसाइडर लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला आपको काम में लेना। लेकिन नीवल असेट्स में आपको ध्यान में रखना है गुडविल और अमूर्त जो संपत्तियां, इंटेंजिबल जो असेट्स है, उसको हमें इसमें शामिल नहीं करना है। मेरी बात समझ गए आप, समझ गए ना। तो फर्म की पूंजी में कुल परिसंपत्तियां में ख्याति और अन्य जो अमूर्त संपत्तियां उसको छोड़कर और उसमें आउटसाइड लायबिलिटीज लेस कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी, आपकी नीवल असेट्स आ जाएगी, नेट असेट्स है वो आपके सामने प्रेजेंट्स होगी। ठीक है, ओके, सही है सारी बात। अब देखो आगे की क्या राम कथा है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। अब देखो बाह्य दायित्व जो आपके आउटसाइड लायबिलिटीज है उसमें आपके दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों आपकी लायबिलिटीज शामिल होने वाली है। यानी जो आउटसाइड लायबिलिटीज है उसमें आपकी जो लॉन्ग टर्म लोन है या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है वो भी शामिल होंगी और जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है वो भी उसमें आपको शामिल करनी है। किसमें, इसमें जो अपन घटा रहे हैं ना ये आउटसाइड लायबिलिटीज, इसमें, क्योंकि टोटल एसेट्स में तो अपने को गुडविल और अमूर्त संपत्तियों को छोड़कर उसको शामिल करना है, और आउटसाइड लायबिलिटीज है उसमें आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज दोनों को शामिल करना है। चौथा क्या कह रहा है, औसत लाभों के पंजीकृत मूल्य में से निम्न जो आपका नीवल है ना, औसत लाभ के जो पंजीकृत मूल्य में से नीवल परिसंपत्तियों को घटाकर ख्याति का कुल मूल्य की गणना करेंगे, अर्थात 2 में से 3 घटा दें तो अपने पास है वो 4 नंबर का आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट को अकॉर्डिंग बता रखा है कि अगर अपने को 4 नंबर चाहिए और ख्याति चाहिए 4 नंबर में, तो 4 नंबर बराबर 2 माइनस 3, यानी इसी सवाल में अपने को जो 2 नंबर है, जो 2 नंबर, ये 2 नंबर है ना, ये 2 नंबर में जो हमने ज्ञात किया है वो 3 में से घटा देंगे तो अपने पास 4 नंबर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर सारी बात, नहीं क्लियर है, चलो एक बढ़िया सा सवाल लेते हैं जिसके आधार पर हम इजीली समझ जाएंगे। देखो ये एक एग्जाम्पल है जिसके आधार पर हम समझ जाएंगे। एक व्यवसाय पिछले कुछ वर्षों में 1 लाख रुपए का औसत लाभ है उसने अर्जित किया है। देखो यहाँ पे अपन को कैलकुलेट करके दे रखा है ना। अगर यहाँ पे वर्षों में लाभ होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है
15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, इस तरीके से लाभ दिया होता तो हमें क्या करना पड़ता, उन 5 वर्षों का लाभ है वो जोड़ना पड़ता और फिर उसमें भाग देना पड़ता, तब अपने पास औसत लाभ है वो आता। लेकिन इस एग्जाम्पल में, इस सवाल में क्या दे रखा है, हमें औसत लाभ है पहले से ही निकाल कर दे रखा। इसी प्रकार के व्यवसाय में प्रतिफल की जो सामान्य दर है वो 10% है। यदि व्यवसाय की निवल परिसंपत्तियों का मूल्य 8,20,000 रुपए, हमें नेट असेट्स भी निकाल के दे दी है ना, तो पूंजीगत औसत लाभ विधि के द्वारा ख्याति का मूल्य आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इजी है, कर लेंगे कैलकुलेट। आप देखो इसको कैलकुलेट करेंगे, अपन को क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है ना। अब इसमें कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अब पूंजीकरण विधि से दे रखा है ना, तो इसमें पूंजीकरण विधि से अपने को जो गुडविल का कैलकुलेशन होता है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल, अब इसमें अपन का फॉर्मूला क्या आता है ना, इसमें अपन का फॉर्मूला क्या आता है, कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट असेट्स, है ना, ये चीज चाहिए अपन को। अब इसमें देखो नेट असेट्स तो अपने को दे दी, नेट असेट्स कितनी दे दी, नेट असेट्स अपने पास है 8,20,000 रुपए, है ना, 8,20,000। अब अपन को क्या चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू चाहिए, है ना, कैपिटलाइज वैल्यू चाहिए। तो कैपिटलाइज वैल्यू की जो फॉर्मूला होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, अब इसका फॉर्मूला होता है अपने पास एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बटे NRR। अब देखो एवरेज प्रॉफिट अपने पास कितना है, एवरेज प्रॉफिट अपने पास 1,00,000 रुपए, देख रहे हो आप, 1,00,000 रुपए देख रहे हो, एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, 1,00,000 रुपए। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 1,00,000 हो गया, तो यहां पे लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट 1,00,000 मल्टीप्लाई 100 और NRR कितना है 10%, ये बिंदु से ये बिंदु, अब इसको गुणा करेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगी आपकी 10,00,000। अपने पास कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ गई 10,00,000, नेट असेट्स है 8,20, तो यहां पे लिखेंगे माइनस 8,20,000। तो अपने पास गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई 1,00,000, ये आ जाती है अपने पास गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई 1,80,000 रुपए। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो इस सवाल में अपन को क्या दे रखा है, इस सवाल में अपन को एक तो दे रखा है नेट असेट्स जो अपने पास 8,20,000 है ना। अब कैपिटलाइज वैल्यू हमें नहीं दे रखा है, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एवरेज प्रॉफिट है ना मल्टीप्लाई 100 बटे NRR, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब उसके आधार पर अपने पास नेट असेट्स तो है ही, और कैपिटलाइज वैल्यू अपने निकाली 10,00,000, और अपने पास वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने का फॉर्मूला था कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट असेट्स। तो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है 10,00,000, उसमें से हमने लेस कर दिए 8,20,000, तो बच गए कितने
बोलो बोलो, कितने बच गए? 1,80,000। तो वो अपनी क्या आ गई? गुडविल आ गई। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक सारी बात क्लियर है ना? यहां तक सारी बात क्लियर है ना? बताओ फटाफट, फटाफट बताओ देखें। ठीक है, अब देखो ये चीज सारी क्लियर हो गई, एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और देखते हैं। अब देखो दूसरी जो सेकंड में आप मेथड बता रहा था, जो आपको सेकंड मेथड मैंने क्या बताई थी? अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। जो आपकी कैपिटलाइज मेथड है उसमें एक विधि आपकी औसत लाभों की पूंजीकरण विधि, एक आपकी अधिलाभों की पूंजीकरण विधि, है ना? तो अब अधिलाभों की पूंजीकरण की विधि के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत निम्न चरण आते हैं। क्या क्या? इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? इसमें फर्म की पूंजी ज्ञात करें जिससे कुल परिसंपत्तियों में से बाह्य दायित्वों को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। अपन फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करेंगे जो अभी अपन ने कैलकुलेट की है ना? फर्म की कुल पूंजी में से यानी टोटल असेट्स में से अपने आउटसाइड लायबिलिटीज है वो लेस कर देंगे तो अपने पास फर्म की पूंजी आ जाएगी, है ना? सेकंड क्या कह रहा है कि फर्म की पूंजी पर सामान्य लाभ की गणना करें। जो आपकी फर्म की पूंजी होगी उस पर हम क्या करेंगे? सामान्य लाभ की गणना करेंगे। फर्म की पूंजी पर सामान्य लाभ की गणना करेंगे और दिए गए गत वर्षों के आधार पर औसत लाभ की गणना करेंगे और फिर औसत लाभ की गणना करेंगे। तो लगभग लगभग सेम वो की वो प्रोसेस है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें आपको अधिलाभ जो आपका सुपर प्रॉफिट है उसको कैलकुलेशन करना है ना? और उसका जो फॉर्मूला, क्योंकि इसमें जो आपका फॉर्मूला ये लागू हो जाएगा, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बटे NRR, है ना? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी इस तरीके से कैलकुलेट होगी। इसमें अपन को क्या करना है? सुपर प्रॉफिट। अभी अपन ने क्या किया था? जो आपकी औसत लाभ विधि है उसमें अपन ने क्या किया था? कैपिटलाइज वैल्यू में से हमने नेट असेट्स घटाया था। पर यहाँ पे जो अपने पास सुपर प्रॉफिट होगा उससे वो क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई NRR मल्टीप्लाई 100 बटे NRR है वो काम में लेंगे, है ना? ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो औसत लाभ के आधार पर अपन को क्या करना है? सुपर प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करना है। औसत लाभ जो अपने पास है ना? अपने पास जो पूंजी होगी उसके आधार पर अपन को क्या करेंगे? क्या ज्ञात करेंगे? उससे अपन औसत लाभ यानी सुपर प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? सामान्य लाभ है उसका भी, जो क्योंकि फॉर्मूला क्या है उसमें, जो आपका सुपर प्रॉफिट बराबर माइनस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये इसमें फॉर्मूला आपको काम में लेना है। ठीक है, अब देखो यही एग्जाम्पल है ना? यही एग्जाम्पल है, इसको अपन दूसरे तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो उसमें क्या जाएगा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, अब इसमें अपन को एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट दे रखा 1,00,000 रुपए दे रखा। एवरेज प्रॉफिट अपन को दे रखा है 1,00,000 रुपए। ठीक है, अब इसमें अपने को दूसरा अपन को चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। अब अपने पास एवरेज प्रॉफिट है लेकिन अपने पास नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का अपन ने कल फॉर्मूला लिखा था, है ना। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैपिटलाइज वैल्यू मल्टीप्लाई NRR बट्टे 100। अब यहाँ पे देखो अपन की कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है, यहाँ पे अपने को कैपिटलाइज वैल्यू निकाल के दे रखी है, कितनी कैपिटलाइज वैल्यू कितनी दिखाए आपकी, नेट असेट्स वाली है 8,20,000 रुपये, है ना। तो ये हो जाएगी आपकी 8,20,000 मल्टीप्लाई 10% और ये 100, तो ये कितने आ गए आपके 82,000, है ना। 82,000 आ गए। तो अब अपने पास एवरेज प्रॉफिट कितना है 1 लाख और ये आ गया आपके पास 82,000, तो बच गए कितने 18,000। ये आ गया आपका एसपी, है ना। आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 18,000, है ना। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 18,000। अब सुपर प्रॉफिट के आधार पर ये जो फॉर्मूला है इसके आधार पर अपन क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन है वो कर लेंगे, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो कि इसमें कि औसत लाभ में से सामान्य लाभ की राशि को घटाकर अधिलाभ की राशि की गणना करेंगे, अधिलाभ की राशि को प्रतिफल की सामान्य दर से गुणा करेंगे, और इसका अधिलाभ का फॉर्मूला ये रहा, अधिलाभ मल्टीप्लाई 100 प्लस 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये फॉर्मूला अपन ने यहां पे लगाना है, क्या लगाना है, गुडविल बराबर आपका सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या होगा 100 बटे NRR, है ना। तो आपका सुपर प्रॉफिट है 18,000, ये आपका 100 और ये 10, ये बिंदु से बिंदु, तो ये कितना जाएगा आपका 1,80,000। तो ये आपकी गुडविल आ जाएगी कितनी 1,80,000। तो आप देख सकते हो इसमें भी अपने पास कितनी थी 1,80,000 थी और इसमें भी 1,80,000 है। तो आप पूंजीकरण विधि में आप चाहे कोई सी भी विधि काम में लो, औसत लाभ विधि काम में लो चाहे अधिलाभ विधि काम में लो, उसकी जो ख्याति की राशि है वो बराबर ही आनी है, ठीक है। समझ गए मेरी बात। तो इस सवाल को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार इसको आपको वॉच करना है ताकि हर चीज आपकी क्लियर हो जाए। क्लियर होने के बाद आपको फिर एक बार खुद प्रयास करना है और खुद प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं और आप अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि डाउट है वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अब आपका पहला टेस्ट भी होना है थोड़े दिनों में, और क्योंकि फिर सिलेबस भी पूरा कवर करना है, हर पॉइंट आप पढ़ते हो चलोगे तो सिलेबस भी आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगा। तो ठीक है, आज के इस सेशन में आप सभी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए धन्यवाद। तब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।